साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबका अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एक नए मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है इसके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। हमने मेनली वही क्वेश्चंस को पुटअप किया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसको आप याद रखेंगे। और हर एक टॉपिक से मैंने अभी 5 क्वेश्चन बताए। जैसे जैसे आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, मैं इन वीडियो को बिल्कुल ही जिसका पेट का एग्जामिनेशन होता है उस तरह का मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो 40 मिनट है और आपका जो अपेक्षित समय है आपको इसको 20 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? ऑप्शन हमारे पास है ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए जो बांग्लादेश है उससे जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो कौन सी लगती है? आपकी पश्चिम बंगाल की। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता कि कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो उसका नाम क्या हो जाता है? हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीन पूरा समझ जगह तीनों तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? ऑप्शन हमारे पास है ए दिनार, बी श्रीलंकन डॉलर, सी टका, डी रुपया। जो श्रीलंका है वहां की जो मुद्रा है वो भी आपका रुपया ही है। ठीक है, मतलब श्रीलंकन रुपया, वहां की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? ऑप्शन हमारे पास ए रेडक्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरंड रेखा और डी माउंटबेटन रेखा। आपको पता होगा जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है, जो रेडक्लिफ है रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और माउंटबेटन नाम से कोई रेखा होती नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डूरंड रेखा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला शासिका महिला सुल्तान कौन थी? ऑप्शन हमारे पास है ए लक्ष्मीबाई, बी रजिया सुल्तान, सी गुलबदन बेगम और डी रोशन आरा। ठीक है, तो ये भारत की पहली महिला शासिका थी वो आपकी रजिया सुल्तान थी, जो किसकी पुत्र थी? आपकी इल्तुतमिश की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? मूक फिल्म नहीं, बोलती फिल्म कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए राजा हरिश्चंद्र, बी आलम आरा, सी शोले और डी नदिया के पार। यही क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आलम आरा। अगर वही हमसे कहता है कि पहली मूक फिल्म कौन सी थी, मूक मतलब बिना आवाज की, तो हमारी क्या हो जाती है? वो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, जो 1913 में लगभग बनी थी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है या किसने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन हमारे पास है ए गौतम, बी चवार्क या चरवाक, सी कपिल और डी जैमिनी। जो आपका न्याय दर्शन है इसके प्रतिपादक आपके गौतम जी हैं। कौन है? गौतम। इनको याद रखेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? ऑप्शन हमारे पास है ए गाय को, बी चांदी के सिक्के को, सी उर्वर भूमि को या डी स्वर्ण आभूषणों को। तो इसका सही ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण आभूषणों को ही प्राचीन काल में निष्क कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर की या महावीर स्वामी जी की माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास है ए त्रिशला, बी यशोदा, सी अनुज्या और डी यशोधरा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? त्रिशला। भगवान महावीर स्वामी जी की जो माता जी का नाम था वो त्रिशला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? जातक कथाएं किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन हमारे पास है ए जैन, बी बौद्ध, सी शैव और डी सात। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो आपके जातक है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हमारे पास है ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा, डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने ही आपका चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन हमारे पास है ए लॉर्ड जॉर्ज, बी चर्चिल, सी बेंजामिन डिजरायली और डी लॉर्ड पाल्मस्टन। तो इसका सही आंसर हमारा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके लॉर्ड पाल्मस्टन साहब थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संघ के संस्थापक, मतलब इसको इसका इंग्लिश में नाम क्या है, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है ए लाला लाजपत राय, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला समाज सुधार आंदोलन या समाज सुधारक आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास है ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी रामकृष्ण मिशन और डी कांग्रेस का गठन। तो हिंदू धर्म में जो पहला समाज सुधारक आंदोलन था वो कौन सा था? आपका ब्रह्म समाज। वो भी किसका था आपका? आप कमेंट में बताएंगे। राजा, अब इसका आगे का नाम आपको बताना, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? आपको पता होगा जो भारत में जो दास प्रथा को अवैध घोषित करने का काम है वो आपका है आपका 1843 में, ठीक है। 1843 में ही दास प्रथा को क्या कर दिया गया था? बिल्कुल उसको एबॉलिश कर दिया गया था और उसको अवैध घोषित किया गया था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन हमारे पास है ए जेबी कृपलानी, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद और डी विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके जेबी कृपलानी जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन हमारे पास है ए 8, बी 5, सी 11 और डी 9। तो आपको पता होगा जो हमारा प्यारा देश भारत है तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होकर आपका मेघालय तक आपकी कर्क रेखा चलती है, ठीक है। तो इसका कितने राज्य होते हैं आपके? 8 राज्य। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कही जाती है? मतलब किस नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए गंगा, बी कोशी, सी हुगली और डी दामोदर। तो जो दामोदर नदी है इसी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। यही कहता हमसे कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोशी नदी को, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? ऑप्शन हमारे पास है ए टेथिस सागर, बी इंडो वर्मा, सी शिवालिक और डी अरावली। तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो आपके टेथिस सागर की भू सन्नति से हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए शिवालिक की पहाड़ियों में, बी असम की पहाड़ियों में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों में और डी त्रिपुरा की पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपको पता होगा तमिलनाडु में ही आपका नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तो वहीं पे ही सबसे अधिक आपके चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण होना चाहिए? मतलब वनावरण कितने परसेंट होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर बोला गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 27% और ऑप्शन डी 75%। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 33% की जो भारत की वन नीति के आधार पे जो भी लैंड एरिया है उसका कम से कम 33% हमारे क्या होना चाहिए? वन से आच्छादित होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? शून्य आधारित बजट तकनीक का मतलब ये होता है कि जो भी हम नया सत्र में या नया कह सकते हैं कि बजट में हम जो भी चीज़ है उसको जीरो से स्टार्ट करके अपना बजट बनाते हैं। तो भारत में ये सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? तो आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। और जब पूछता पूरे वर्ल्ड में किसने किया है तो क्या बोलेंगे आप? यूएसए ने, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है ए आयकर, बी कृषि पर आयकर, सी कारपोरेट कर और डी उत्पाद कर। तो जो केंद्र सरकार का एक राजस्व का स्रोत नहीं है तो जो कृषि पर आयकर है वो आप केंद्र सरकार नहीं लेती है। उसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं आयकर, कारपोरेट कर और उत्पाद कर, ये सारे ही कर जो होती है केंद्र सरकार लेती है। और कृषि पर आयकर कौन लेता है? हमारी राज्य सरकार लेती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी, तो अगला क्वेश्चन है कराधान एक उपकरण है, मतलब टैक्सेशन जो है वो किसके लिए किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति का, बी मजदूरी नीति का,
सी आयात नीति का और डी राजकोषीय नीति का। तो जो कराधान होता है वो आपका राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, क्योंकि जब तक राजकोष में हमारे पैसा नहीं होगा तो हम कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो किसकी नीति का है, राजकोषीय नीति का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में विभाजित किया गया? भारतीय रेलवे में कितने जोन है? ऑप्शन ए 17, बी 18, सी 15 और डी 11। तो भारतीय रेलवे को अगर ये हमारा 2019 से पहले का क्वेश्चन होता तो हम बोलते कि हमारा 17 जोन विभाजित किया गया, बट 18वां जोन बन गया है। इसमें भारत में आपके टोटल 18 जोन है। जो विशाखा दक्षिण रेलवे जो बना है आपका, वो आपका 18वां जोन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है वित्त मंत्रालय, बी वित्त संस्थान, सी राष्ट्रीय विकास परिषद और डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, आपका वित्त मंत्रालय, क्योंकि जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, को पता ही होगा कहां से स्टार्ट होती है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी हम भारत के लोग, सी गणराज्य और डी लोक प्रभुसत्ता। तुम्हारी संविधान सभा की जो प्रस्तावना पहली लाइन स्टार्ट कहां से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक, वहीं से स्टार्ट कर लिया। ऑप्शन हमारे क्या, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हम भारत के लोग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद और डी प्रतिनिधि सभा। तो आपको पता होगा लोकसभा को हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं। दोनों ऑप्शन नहीं होंगे तो बच्चा हमारा क्या, संसद। क्योंकि जो भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे हम संसद बोलते हैं, और संसद में क्या होते हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब तीनों से मिलकर आपकी संसद बनती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों में से कौन असत्य है, हमें असत्य बताना कौन सा गलत है। पहला बोल रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये पहला ही गलत हो गया, क्योंकि आपको पता होगा राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, क्योंकि इसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो हर 2-2 साल पे वो रिटायर होते हैं, मतलब उनका 6 साल का उनका कार्यकाल होता है। तो ये क्या है, एक स्थायी सदन है, तो पहले गलत हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है लोकसभा को सदन का प्रथम सदन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। मतलब अब केवल पहला गलत है हमारा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया या दिया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए 1 माह, बी 6 माह, सी 12 माह और डी 9 माह। तो आपको पता होगा संसद के 2 जो सत्र होते हैं उनके बीच में कम से कम आपका, मतलब अधिकतम, कम से कम नहीं सॉरी, अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के थ्रू, जिसको राष्ट्रपति आहूत करते बुलाते हैं, तो बुलाया जा रहा है कि कब होती है। ए संसद का सत्र शुरू होने पर, नहीं बिल्कुल गलत है। बी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, यही सही है आपका। ठीक है, और प्रधानमंत्री के बुलाने पर नहीं, ये राष्ट्रपति के बुलाने पर होती है। और कब बुलाया जाता है, जब आपका लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंडेला किसकी इकाई है? ऑप्शन हमारे पास ए ज्योति दाब, बी ज्योति तीव्रता, सी ज्योति फ्लक्स और डी ज्योति प्रभाव। तो जो कैंडेला होती है वो आपका ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पढ़ाई प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाइए, पढ़ाई नहीं पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब ठोस द्रव गैस तीनों ही। तो ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी पानी, सी अमोनियम, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पानी, क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है और सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पुष्पी पादपों को रखा गया है, जो पुष्पी पादप होते हैं उनको किस में रखा गया है? ऑप्शन हमारे पास है क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी फेर्नोगेम्स और डी आपका टेडोफाइट्स। तो आपको पता पुष्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर, क्या बोलते हैं, फ्लावर। फर्स्ट से फ्लावर, फर्स्ट से फेर्नोगेम्स, याद रखिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा एक थायमिन है? थायमिन हम किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन बी2 और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जो आपका विटामिन बी1 होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं हम? राइबोफ्लेविन। और विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम? रेटिनॉल। और विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम? स्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं हम? स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े मिलते हैं? जोड़े पूछ रहा है, ठीक है। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े मिलते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए 14, बी 12, सी 16 और डी 10। तो आपको पता होगा, गिन भी सकते हैं वैसे तो आप हाथ से, कि मानव के जो शरीर में होते हैं वो 12 जोड़े या टोटल कितने होते हैं? 24 पसलियां पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन हमारे पास है पवन, प प्लस अन लिखते हैं, ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आयादी संधि। फिर भी देख लीजिए, व्यंजन संधि, ऑप्शन बी आयादी संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि और ऑप्शन डी वृद्धि संधि। इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी आयादी संधि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित का विलोम क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए अनावृत्ति, ऑप्शन बी अनावृत, ऑप्शन सी अनाश्रित और ऑप्शन डी अनावेशित। तो आवेशित का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अनावेशित, जो आवेशित ना हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोजा का पर्यायवाची है, मतलब विलोजा किसका पर्यायवाची है या विलोजा का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी पत्थर और ऑप्शन डी नक्षत्र। तो जो आपका इंद्र है ये क्या है? विलोजा का पर्यायवाची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन हमारे पास है ए मितभाषी, ऑप्शन बी अल्पभाषी, ऑप्शन सी वाचाल और ऑप्शन डी बहुभाषी। तो जो आपका ऑप्शन सी है वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। और जो नपा तुला बोले उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी कहते हैं। जो कम बोले उसको अल्पभाषी कहते हैं। जो ज्यादा बोले उसको क्या बोलेंगे हम? बहुभाषी कहते हैं। जो बहुत एक्सेस बोले उसको क्या बोलते हैं हम? वाचाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए भ्रम में पड़ना, ऑप्शन बी आंख किरकिराना, ऑप्शन सी ज्ञान होना और ऑप्शन डी लज्जा दूर होना। तो जो ऑप्शन सी है आपका ज्ञान होना, यही आंख खुलने का एग्जैक्ट मुहावरा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारा सहयोग बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।